हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के जो समकालीन भारत 2 भूगोल है उसके चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन को आपको पढ़ाएंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। तो सबसे पहले हम बहुत सिंपल भाषा में जान लेते हैं कि वन क्या होता है और वन्य जीव क्या होते हैं। वन मतलब जंगल। इससे आप ये जान सकते हैं कि जो हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ एक जगह उगे होते हैं, वो चाहे एक ही प्रजाति के हों या विभिन्न प्रजातियों के हों, वो वन कहलाते हैं। और वन्य जीव, जो जीव उन वनों में निवास करते हैं, उन जंगलों में निवास करते हैं, वो वन्य जीव कहलाते हैं। अब जरा बात करते हैं जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता जीव मंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों में पाई जाने वाली विविधता है। हमारे जीव मंडल में, हमारी पृथ्वी में बहुत सारे जीव, वनस्पति और जंतु पाए जाते हैं। उन जीवों में जो विविधता पाई जाती है, उनकी जातियों में भी जो विविधता पाई जाती है, वो जैव विविधता है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाली जातीय विभेद को प्रकट करती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि ये बकरी है और ये गाय है, तो ये जातीय विविधता हो गई जीव की, है ना। ऐसे ही हम कहेंगे कि ये सेब का पेड़ है और या फिर आप अखरोट का पेड़ है, तो ये जातीय विविधता हो गई। तो इस प्रकार से अनेकों प्रजातियों के जो जातीय विविधता के आधार पर वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, वो जैव विविधता कहलाती है। पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय होता है, यानी कि जब हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसमें दिक्कत आने पर इन जैव विविधताओं का क्षय होता है। जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं और कई संकटग्रस्त हैं इस कारण से। आपने सुना होगा कि यहाँ पर पृथ्वी पर कई वर्षों पूर्व डायनासोरस रहता था, आज नहीं है। तो इस तरह से कई ऐसे जीव जंतु हैं जो कई वर्ष पहले यहाँ पृथ्वी पर निवास करते थे, लेकिन आज वो पृथ्वी पर नहीं है। और इसी तरह से कई वनस्पतियां ऐसी थी जो पहले पृथ्वी पर मौजूद थी, हमारे जीव मंडल पर मौजूद थी, लेकिन आज नहीं है। अब बात कर लेते हैं जैव विविधता का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है। मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। हमारी हर एक जो वस्तु है उसकी पूर्ति हमारे किससे होती है? जीव जगत से ही होती है। और मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया है। आप जान सकते हैं कि हम अपने उपयोग के लिए, दूध के लिए हम गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, ऊंट पालते हैं, ऊन के लिए बकरी, भेड़ मांस के लिए बकरी, और हम जो है मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है। इस तरह से वनस्पतियों का भी है, हम सेब के बगीचे लगाते हैं और अनेक प्रकार की वनस्पतियों को, अनाज को हम बोते हैं। तो ये क्या है? ये जो मानव द्वारा अपने उपयोग के लिए इन पौधों और प्राणियों का पालतूकरण किया जाता है। और कृषि
तथा पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। आप इसको भली भांति जानते हैं। तो इस तरह से जैव विविधता का मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्व है। पूर्ण रूप से जो मानव है वो जैव विविधता पर ही अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर है। अब बात करते हैं वन और उसके प्रकार की। ये आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, ये एक प्रकार का वन है। वन और उसके प्रकार की बात करते हैं तो आपको पता है कि भारत की जो धरातलीय संरचना है उसमें विभिन्नता है। हमने पिछले अध्याय में, पिछले कक्षा में पढ़ा है कि भारत को जो धरातलीय संरचना है उसके आधार पर कई भागों में बांटा गया है, विभिन्न भागों में। उदाहरण के लिए हिमालयी क्षेत्र है, विस्तृत है उत्तर में, और उत्तर का विशाल मैदान है, दक्षिण का पठार है, पूरब में मरुस्थल है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है। इस तरह से जो भारत देश की भौगोलिक संरचना है उसमें विभिन्नता पाई जाती है। जलवायु में यहाँ विभिन्नता पाई जाती है। कहीं पर बहुत अधिक बारिश होती है, कहीं पर बारिश बहुत कम होती है, कहीं पर बहुत ठंड होती है, कहीं पर ठंड नहीं होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस तरह से भारत देश में जलवायुवीय विभिन्नता भी पाई जाती है। मृदा में भी असमानता पाई जाती है। मृदा आप देखते हैं कहीं पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, कहीं की मृदा अनुपजाऊ है, कहीं पर फसलें बहुत अच्छी होती हैं, कहीं पर फसल नहीं होती हैं। तो इस तरह से भारत की जो धरातलीय संरचना, जलवायुवीय विभिन्नता और मृदा में असमानता के कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी यहाँ पर विभिन्नता पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन और झाड़ियां, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, अल्पाइन और टुंड्रा वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी तरह से प्रशासनिक आधार पर भी वनों को हमने 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। प्रशासनिक आधार पर वनों के जो 3 प्रमुख भाग हैं वो आपको बता दें। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रशासनिक आधार पर वनों के 3 प्रमुख जो प्रकार हैं। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरे हैं अवर्गीकृत वन। इधर मैंने कुछ फोटो भी दिखा रखी हैं। ये आरक्षित वन है, ये संरक्षित वन है और ये अवर्गीकृत वन है। अब फोटो से ही आपको पता नहीं लग पाएगा कि क्या इनमें अंतर है, तो यहाँ जान लेते हैं आरक्षित वन क्या होता है। आरक्षित वन वे वन होते हैं जहां पर इमारत की लकड़ी और वन्य उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से इनको सुरक्षित कर लिया जाता है। पूर्ण रूप से ये सुरक्षित होते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार से पशु की चुगान, पशु चराने के लिए और खेती करने की अनुमति नहीं होती है। ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इसलिए ये जो वन है यहाँ पर किसी भी प्रकार की आवाजाही की मनाही होती है। ये आरक्षित वन कहलाते हैं और भारत में इन वनों की सबसे अधिक संख्या है, जो कि कुल वन क्षेत्र के 54.4% इनकी भारत में इन वनों की क्षेत्र है। दूसरा हम बात करेंगे संरक्षित वन। संरक्षित वन भी ऐसे ही हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं किसी विशेष जो परिस्थिति होती है, अनुमति लेकर के इन वनों में पशु चरा सकते हैं और खेती कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है जो ये वन है, यहाँ की जो लकड़ी होती है या यहाँ के जो वन उत्पाद होते हैं उन्हें हम उपयोग कर सकते हैं विशिष्ट प्रतिबंधों के साथ। ये जो वन है इनकी संख्या भारत में जो कुल वनों का क्षेत्रफल है उसका 29.2% इनका भारत में विस्तार है संरक्षित वनों का। दूसरी हम बात करें
तीसरा जो है वो है हमारे पास अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन मतलब सीधे से ही आप देख रहे हैं कि शब्द से ही अवर्गीकृत, ये देखिए ये वन जो है ये इस टाइप से दिख रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरीके से वर्गीकरण नहीं किया गया। अब इसका भी कारण हो सकता है कि इन वनों में क्या होता है, आसानी से आवाजाही नहीं हो सकती है, ये बहुत दुर्गम है, ऊंचाई और सघनता के कारण जो है यहाँ प्रवेश करना कठिन होता है, इसलिए ये अवर्गीकृत की श्रेणी में आते हैं। इन अवर्गीकृत जो वन है ये भारत में कुल जो वनों का विस्तार है उसका 16.4% भाग इन वनों का है। तो इस तरह से प्रशासनिक आधार पर हमने वनों को 3 मुख्य भागों में बांटा है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब हम बात करते हैं भारत में वन्य जीवों की। तो इसमें हम अगली वीडियो में इसको आपको बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। तो आप जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया, भारत में जो वन्य जीव हैं, जैव विविधता है और जैव विविधता का मानव के लिए महत्व, वनों के प्रकार और प्रशासनिक आधार पर वनों के प्रकार, इसको अपने नोटबुक पर नोट कर लेंगे।